छात्रगण सुप्रभात, नमो नमः। आइए आज हम संस्कृत व्याकरण खंड के संधि का विवेचना करेंगे। संधि संधि किसे कहते हैं? संधि का अर्थ होता है जोड़ना, अर्थात दो वर्णों का आपस में मेल होना को ही संधि कहते हैं। संधि का परिभाषा क्या है? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि अर्थात जोड़ना, किसी दो अक्षर को जोड़ करके जो नया उच्चारण बनता है, नया शब्द बनता है, उसी को हम कहते हैं संधि। जैसे शिव धन आलय, ये दोनों मिलकर के क्या हो गया? शिवालय। जगत धन ईशः, जगदीश। ये जगत और ईशः, जगत और ईशः मिलकर के क्या हो गया? जगदीश। नमः धन्ते, नमस्ते। ये तीनों शब्द, ये जो तीनों शब्द संधि विच्छेद हुआ है, ये तीनों अलग अलग संधि है। ये स्वर संधि का उदाहरण है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। संधि कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से संधि तीन प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि क्या है? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे शिव धन आलय, शिवालय। जगत धन ईशः, जगदीश। नमः धन्ते, नमस्ते। संधि के प्रकार, संधि प्रमुखतः तीन प्रकार की होती है। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, नाम से ही पता चल जाता है कि हमें कौन कौन से वर्ण को जोड़ना है। जैसे स्वर संधि में हमें सिर्फ स्वर वर्णों को ही जोड़ना होता है। स्वर संधि में स्वर वर्णों को जोड़ना होता है। स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? स्वर वर्ण टोटल 13 है, अर्थात 13। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ, ये और ली। ये शब्द क्या है? ये जो अक्षर है स्वर अक्षर है। तो स्वर संधि में क्या होता है? स्वर वर्णों के आपस में मेल होने से स्वर संधि होता है। यहाँ देखिए संधि के प्रकार। संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर वर्णों के आपस में मेल होने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में सिर्फ स्वर और स्वर का ही मेल होता है। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण का ही मेल होता है, तभी वह स्वर संधि होता है। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि के साथ, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल होने से, व्यंजन संधि में जो व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण के मेल होने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि क्या है? विसर्ग किसे कहते हैं? जो दो बिंदी होता है, इस तरह से जो दो बिंदी होता है, इसी को हम कहते हैं विसर्ग। जिसका उच्चारण क्या होता है? ह होता है। इसका उच्चारण क्या होता है? ह होता है। जैसे इस में विसर्ग लग गया है तो ये क्या हो जाएगा? ईशः। ईशः अर्थात इसको हम क्या बोलेंगे? ह बोलेंगे। तो इसका विसर्ग के साथ कोई व्यंजन या स्वर वर्ण मिलने से विसर्ग संधि होता है। सबसे पहले आइए हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे, उसके बाद व्यंजन संधि, उसके बाद विसर्ग संधि। संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, सबसे पहले हम देखते हैं स्वर संधि। जब दो स्वर अत्यंत समीप होने के कारण कोई विकार उत्पन्न करते हैं तो वह स्वर संधि कहलाती है। जब दो कोई भी स्वर, चाहे अ हो, आ हो, ई हो, उ हो, ए हो, ऐ हो, ओ हो, जो भी हो,
दो स्वर आपस में मिल जाने पर क्या होता है? अत्यंत समीप होना। अत्यंत समीप होना यानी कि जुड़ जाना, ज्वाइन होना। होने के कारण कोई विकार या परिवर्तन उत्पन्न करते हैं तो वह स्वर संधि कहलाती है। अर्थात जैसे यहाँ पे दिया है गढ़ धन ईश, गढ़ धन ईशः। गढ़, गढ़ ये जो ड़ है, ड़ क्या है? ड़ में क्या लगा है? स्वर लगा है। कौन सा स्वर? अ की स्वर। गढ़, गढ़। यदि हम यहाँ पर हलंत लगा दें, यहाँ हलंत लगा दें तो यहाँ पर अ नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर हलंत नहीं है इसलिए यहाँ पर क्या है? अ है। तो अ के साथ किसका मेल हुआ है? ई का मेल हुआ है। अ के साथ ई का मेल हुआ है, अर्थात अ ई के ज्यादा समीप है, अर्थात जुड़ गया है, जुड़ना है। तो यहाँ पर क्या होगा? अ और ई मिल करके क्या बन जाता है? ए बन जाता है। अ और ई मिल करके ए बन जाता है। ए क्या हो जाता है? गढ़ धन ईशः, अर्थात गणेशः। तो यहाँ पर क्या है? स्वर वर्ण, अ स्वर वर्ण है और ई भी स्वर वर्ण है। तो जब दो स्वर अत्यंत समीप होने के कारण कोई विकार उत्पन्न करते हैं तो वह स्वर संधि कहलाती है। अर्थात यहाँ पर दो स्वर वर्ण आपस से मिल गया है, आपस से मिल करके क्या विकार उत्पन्न किया है? एक ही विकार उत्पन्न किया है, अर्थात गढ़ धन ईशः क्या हो गया? गणेशः। उसके बाद है च धन अपि। यहाँ पर क्या क्या मिला है? अ और अ। च में क्या है? अ है। ये जो व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण का उच्चारण कैसे करते हैं? व्यंजन वर्ण का उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं। च का उच्चारण भी हम स्वर की सहायता से ही करते हैं। ये जो व्यंजन वर्ण है इसमें स्वर लगा हुआ है, तो स्वर क्या है? अ है, और यहाँ पर भी क्या है? अ। अर्थात प्रथम पूर्व पद के अंतिम वर्ण, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण। जैसे ये क्या है? पूर्व पद यानी कि पहला पद, पहला अक्षर, और उत्तर पद यानी कि दूसरा। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण यहाँ पर क्या है? अ है। उत्तर पद का पहला वर्ण क्या है? अ है। अ और अ मिलकर के क्या हो गया है? आ हो गया है। तो यहाँ पर च धन अपि, चापि। स्वर संधि स्वर वर्ण के आपस में होने से ही जो विकार उत्पन्न होता है उसी को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद। संधि के मुख्य 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के भी भेद हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। स्वर संधि के निम्न 8 भेद हैं। कौन कौन से हैं? यहाँ देखिए, पहला है दीर्घ स्वर संधि। पहला क्या है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है गूढ़ स्वर संधि। तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। चौथा है यड़ स्वर संधि। पांचवा है आयादी स्वर संधि। छठवां है पूर्व रूप स्वर संधि। सातवां है पर रूप स्वर संधि। और आठवां है प्रकृति भाव स्वर संधि। प्रकृति भाव। सबसे पहले हम दीर्घ स्वर संधि के बारे में समझते हैं। दीर्घ स्वर संधि क्या है? स्वर संधि के कुल 8 भेद हैं और उसमें से सबसे पहला है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ अर्थात बड़ा। जैसे हम स्वर वर्ण पढ़ते हैं, दीर्घ स्वर वर्ण, ह्रस्व स्वर वर्ण और प्लुत स्वर वर्ण। ह्रस्व मतलब होता है जिन अक्षरों का उच्चारण एक मात्रा के बराबर का समय लगता है उसे ह्रस्व कहते हैं। और दीर्घ में 2 मात्रा के बराबर का, अर्थात हम जब कोई अक्षर उच्चारण करते हैं तो 2 मात्रा के बराबर का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे आ में क्या है? ज्यादा समय लगता है। और अ बोलेंगे तो कम समय लगता है। आ, ई, उ। इस तरह से दीर्घ और ह्रस्व। तो दीर्घ स्वर संधि यानी कि बड़ा होना। तो यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला क्या है? यदि पूर्व पद के अंत में, पूर्व पद क्या होता है? जो पहला वाला अक्षर होता है। पूर्व पद क्या होता है? पहला वाला शब्द। जैसे यदि पूर्व पद के अंत में अ, आ, ई, उ, री हो तथा उत्तर पद के प्रथम वर्ण भी समान ही हो तो वहां पर दीर्घ संधि होती है।
अर्थात दोनों के स्थान पर केवल दीर्घ स्वर ही शेष रह जाता है। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, दीर्घ स्वर क्या होता है? यदि पूर्व पद के अंत में, जैसे पूर्व पद, दो पद, मैं यहाँ पर दो पद उदाहरण तौर पर लिख लेता हूँ। ये स्थान पर, स्थान क्या है? पहला पद है और पर दूसरा पद है। स्थान में क्या है? ये पूर्व पद हो गया और ये उत्तर पद। यहाँ नीचे देखा लिखा है उत्तर पद के प्रथम वर्ण, उत्तर पद के प्रथम वर्ण। जैसे यहाँ पर, यहाँ देखिए, यदि पूर्व पद के अंत में आ, ई, उ, री हो तथा उत्तर पद के प्रथम वर्ण भी समान ही हो तो वहां पर दीर्घ संधि होती है। जैसे पूर्व पद, पूर्व पद यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया है च और अपि, च और अपि, ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। तो पूर्व पद उत्तर पद के प्रथम वर्ण, पूर्व पद के अंत में, पूर्व पद क्या है? च है, च के अंत में क्या है? अ है, च के अंत में क्या है? अ है। और उत्तर पद के प्रथम वर्ण भी समान हो, समान अर्थात अ है, यहाँ पर, यहाँ भी अ है और यहाँ पर भी अ है। तो वहां पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? दोनों के स्थान पर उसका दीर्घ हो जाएगा। अ का दीर्घ क्या है? आ, अ का दीर्घ क्या है? आ। तो च धन अपि क्या हो गया? चापी, अर्थात यहाँ पर आ गया, आ यानी कि अ का दीर्घ रूप, अ का क्या है? दीर्घ रूप। तो यहाँ पर जैसे पूर्व पद में क्या रहेगा? पूर्व पद में ये जो वर्ण है, ये स्वर वर्ण है, पूर्व पद में यदि ऐसा है तो उत्तर पद में भी उसका उसी के समान रहेगा, उसी के समान रहेगा। जैसे यहाँ पर दीन धन अंक, दीन धन अंक, यहाँ भी अ है और यहाँ भी अ है, तो दोनों मिलकर के क्या हो गया? दीर्घ हो गया, दीर्घ यानी कि आ हो गया, अ का आ हो गया। यदि यहाँ पर ई होता, यहाँ पर ई होता, यहाँ भी ई होता, तो यहाँ दीर्घ ई हो जाता। जैसे आगे उदाहरण देखिए, यहाँ देखिए आ और आ, जैसे यहाँ पर महाधन आनंद, यहाँ पर पूर्व पद में, पूर्व पद के अंत में क्या है? आ है, उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या है? आ है, ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण, लास्ट अक्षर, और उत्तर पद का पहला अक्षर, पहला अक्षर क्या है? आ है, इसका आखिरी अक्षर क्या है? आ है। आ और आ मिलकर के क्या हो गया? आ ही हो गया। महाधन आनंद अर्थात महानंद। उसी तरह से विद्यालय, विद्याधन आलय, विद्यालय, यहाँ भी आ है, यहाँ भी आ है। तो समान वर्ण, जैसे जो भी स्वर, दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? दो समान वर्ण आपस से मिलने पर उसका दीर्घ रूप हो जाता है। जैसे यहाँ पर आ है, यहाँ पर अ होता, तो भी ये आ ही होता। जैसे यहाँ देखिए आ और अ मिलकर के क्या हो गया है? आ हो गया है, आ और अ मिल करके आ हो गया है। जैसे यहाँ पर शिक्षा धन अर्थी, शिक्षा में क्या है? आ है और यहाँ अर्थी में अ है, तो आ और अ मिल करके क्या हो गया है? आ हो गया है। ये दोनों मिल करके क्या हो गया? शिक्षार्थी। कदा धन अपि, यहाँ भी क्या है? पूर्व पद का अंतिम वर्ण आ है और उत्तर पद का प्रथम वर्ण अ है, तो आ और अ मिलकर के क्या हो गया है? आ, अर्थात कदापि, कदा धन अपि, कदापि। इसी तरह से ई, ई का देखिए, ई और ई मिलकर के छोटा ई मतलब हर्स्व ई और हर्स्व ई मिलकर के दीर्घ ई हो गया है। जैसे यहाँ पर कवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र, यहाँ पर क्या है? हस्व ई है और यहाँ पर भी हस्व ई है, हस्व ई और हस्व ई मिल करके दीर्घ ई हो गया है, ई, अर्थात कवि धन इंद्र, कवींद्र। उसके बाद यहाँ भी छोटा ई है, यहाँ भी छोटा ई है, मुनि धन इव, मुनिव। उसके बाद छोटा ई यानी कि हस्व ई और दीर्घ ई, हर्स्व ई और दीर्घ ई दोनों मिलकर के क्या हो गया है? दीर्घ ई। जैसे मुनि धन ईश, मुनीश, मुनि धन
ईशः, यहाँ हर्ष वही है और यहाँ दीर्घ ई है, तो दोनों मिलकर के क्या हो गया मुनीशः। उसके बाद यहाँ भी वही है परिधन इच्छा अर्थात परीक्षा। अब यहाँ पर देखिए दोनों दीर्घ ई है, दोनों क्या है दीर्घ ई है, दोनों मिलकर के एक दीर्घ ई हुआ है अर्थात रजनीधन ईशः, रजनीधन ईशः, रजनीशः। उसके बाद यहाँ भी वही है नारीधन ईश्वरः, नारीश्वरः। उसके बाद दीर्घ ई और हर्ष ई, यहाँ पर देखिए दीर्घ ई और हर्ष ई दोनों मिलकर के ये हो गया है महीधन इंद्रः, महींद्रः। देवीधन इयं, देव्यं। अब उसके बाद देखिए उ, हर्ष उ और हर्ष उ, छोटा उ और छोटा उ मिलकर के क्या बना है दीर्घ उ अर्थात बड़ा उ। यहाँ पर भानुधन उदयः, भानुधन उदयः, भानुदयः। यहाँ जो हर्ष उ है वो यहाँ पर दीर्घ उ हो गया है। उसके बाद गुरुधन उपदेशः, गुरुपदेशः। यहाँ पर क्या है छोटा उ है और यहाँ पर भी छोटा उ है, दोनों मिलकर के क्या हो गया है गुरुपदेशः अर्थात दीर्घ उ। अब यहाँ पर देखिए हर्ष उ, जो र में उ की मात्रा लगे हो कैसे है, यहाँ पर र में उ की मात्रा जो लगे हो अलग है अर्थात ये छोटा उ है और यहाँ पर बड़ा उ है। इसमें ध्यान देंगे ये जो रू है और ये रू दोनों में अंतर है, ये हर्ष उ है और ये दीर्घ उ है। उसी तरह से हर्ष उ और दीर्घ उ दोनों मिलकर के क्या हो गया है दीर्घ उ। भानुधन ऊर्जा अर्थात भानुर्जा, लघु धन ऊर्जा, लघुर्जा। उसके बाद देखिए दो दीर्घ उ, यहाँ पर दो दीर्घ उ है उ उ दोनों मिलकर के उ बना है चमु धन ऊर्जा, यहाँ पर दीर्घ उ है और यहाँ पर भी दीर्घ उ है अर्थात पूर्व पद का अंतिम वर्ण दीर्घ उ, उत्तर पद का प्रथम वर्ण दीर्घ उ, तो दोनों मिलकर के क्या हो गया है चमुर्जा, चमु धन ऊर्जा अर्थात चमुर्जा। भू धन उष्मा, भूष्मा। दीर्घ उ हर्ष उ दोनों मिलकर के क्या हो गया दीर्घ उ अर्थात इसमें दो समान वर्ण, दो समान अक्षर यानी कि स्वर वर्ण, दो समान स्वर वर्ण आपस में मिल करके एक दीर्घ वर्ण बनता है, इतना याद रखेंगे। उसके बाद है वधूधन उत्साह, वधुत्साह। अब यहाँ पर री दीर्घ ई, जैसे ये यहाँ पर क्या है हर्ष री है, ये भी हर्ष री है और ये दीर्घ री है, तो पितृधन क्रीड़ाम, यहाँ पर हर्ष री और हर्ष री दोनों मिलकर के दीर्घ री बना है पितृणाम। मातृवृद्धि, मातृवृद्धि यहाँ पर भी दीर्घ हो गया है। उसके बाद स्वर संधि का दूसरा रूप है, दूसरा भेद है गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तो इसका नियम क्या है, यदि आ के बाद, यदि आ के बाद ई हो तो उसके स्थान पर ए हो जाता है। इसको आप लोगों को ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना है, इसको अभी लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग ध्यान से सुनिए। लिखने के लिए मैं अलग से नोट्स में दूंगा, नोट्स देख करके आप लोग लिख लेंगे। गुण स्वर संधि है, यदि आ के बाद ई हो तो उनके स्थान पर ए हो जाता है। जैसे यहाँ पर आ और ई मिलकर के क्या हो गया है ए हो गया है। उसी तरह से उ आए तो यदि आ के बाद, यदि आ के बाद उ आए, जैसे आ के बाद ई आया है क्या बन गया है ए बन गया है। यदि आ के बाद उ आता है, आ के बाद उ आए तो उनके स्थान पर ओ हो जाता है और री आए तो उनके स्थान पर अर हो जाता है, इसे गुण संधि कहते हैं। यहाँ पे देखिए अ के बाद क्या आया है ई, तो दोनों मिलकर के क्या हो गया है ए हो जाता है, गुण हो जाता है, गुड़ा हो जाता है। अ और ई मिलकर के ए बनता है। जैसे धर्मधन इंद्र, धर्मेंद्र। सुरधन इंद्र, सुरेंद्र। उपधन इंद्र, उपेंद्र। इस तरह से बनेगा। जैसे यहाँ देखिए उपधन इंद्र, यहाँ पर अ है और यहाँ ई है, तो अ और ई मिलकर के क्या बन गया है ए बन गया है। तो यहाँ पर उपधन इंद्र
उपेंद्र। आ के बाद ई आया है तो भी ए होगा। नियम ऊपर में लिखा है यदि आ के बाद ई छोटा ई और बड़ा ई आए तो क्या हो जाता है? ए हो जाता है। यदि आ आए आ के बाद ई आता है तो क्या हो जाता है? ए हो जाता है। जैसे आ और ई तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सखा धन इति ये हो जाएगा सखेती। लता धन इव आप यहाँ पर क्या है? आ और ई मिलकर के ए हो गया है तो लते। आ के बाद ई तो भी ए होगा। नर धन ईशा नरेशा, गण धन ईशा गणेशा। आ के बाद ई आया है तो ए होगा। गंगा धन ईशा, उमा धन ईशा। और यदि आ के बाद ऊ आए तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाता है। आ के बाद ऊ आने पर ओ हो जाता है। यहां देखिए आ के बाद नियम यह था आ के बाद यदि ऊ आए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आए, आ के बाद छोटा ऊ या आ के बाद बड़ा ऊ आए तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो यहाँ पर सूर्य धन उदय, यहाँ पर आ है और यहाँ ऊ है। आ के बाद यदि ऊ आता है तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो ये सूर्य धन उदय अर्थात सूर्योदय। सूर्योदय तो यहाँ पर वो हो गया। पर धन उपकार, यहाँ पर आ के बाद क्या है? ऊ है तो आ और ऊ मिलकर के क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा। ये हो जाएगा परोपकार। आ के बाद ऊ है, दोनों मिलकर के क्या हो जाता है? वो हो जाता है। महाधन उत्सव महोत्सव, महाधन उदय महोदय। अ उ ओ मम धन ऊर्जा अर्थात ममोर्जा। नव धन उड़ा नवोड़ा। आ उ ओ दया धन उर्मी दयोर्मी। मया धन उढ़म मयोढ़म। आ के बाद यदि री आ जाए, आ के बाद यदि री आता है तो क्या हो जाता है? अर हो जाता है। जैसे सप्त धन ऋषि, आ के बाद क्या आया है? री आया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। तो हम सप्त ऋषि को कैसे पढ़ेंगे? सप्तर्षि 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 है। ग्रीष्म धन ऋतु ग्रीष्म ऋतु है। महाधन ऋषि महर्षि। वर्षा धन ऋतु वर्ष ऋतु। उसके बाद है वृद्धिस्वर संधि। वृद्धिस्वर संधि का नियम क्या है? यदि आ के बाद वृद्धि में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यदि आ के बाद ए आए तो उनके स्थान पर ऐ तथा ओ आए तो उनके स्थान पर औ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। उदाहरण, ये जो फार्मूला है इसको आपको अच्छी तरह से याद करना है। वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है? यदि आ के बाद ये देखिए यहाँ पर आ के बाद क्या आया है? ए आया है तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? ऐ। दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? ऐ। अर्थात मम धन एव ममेव, मम धन एकता ममैकता। यदि आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? ऐ होता है। यहां देखिए सदा धन एव, यहां पर आ है। आ और ए मिलकर के क्या बन गया है? ऐ। अर्थात सदैव ऐ सदैव। तदा धनेव तदैव। ए और ऐ मिलकर के ऐ बन गया है। देवधन ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम। गुणधन ऐक्यम गुणैक्यम। महाधन ऐश्वर्यम महेश्वरम महेश्वर्यम। धाराधन ऐक्यम धारैक्यम। ऐ हो जाता है। आ और मिलकर के ओ हो जाता है। जैसे जलधन होगा जलधन होगा। आ के साथ ओ मिला है तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। ये हो जाएगा जलौघा। वन धन औषधि वनौषधि है। महाधन औषधि है
महौषधि है। जनता धन ऊर्जा जनतौजः। तौ धन औदार्यम तौदार्यम। बल धन औदार्यम बलौदार्यम। महाधन औदार्यम महोदार्यम। यथा धन औषधम यथौषधम। यहाँ पर आ और औ मिलकर के औ हो गया है। उसके बाद है यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि में क्या होता है? यदि ई ऊ री री तथा ली के बाद उनसे भिन्न अर्थात असमान स्वर आए तो वे क्रमशः य व र तथा ल हो जाता है। यहाँ नियम पढ़िए। यदि क्या है? यदि ई ऊ री री तथा ली के बाद उनसे भिन्न अर्थात असमान स्वर आए तो वे क्रमशः य व र तथा ल हो जाता है। नियम को आपको पढ़ना अच्छे से याद करना है। यदि इन अक्षरों के बाद इन चारों अक्षरों के बाद भिन्न अर्थात असमान स्वर इन स्वरों को छोड़ करके दूसरा स्वर, जैसे यहाँ पर ई है, ई के बाद यदि आ जाता है तो क्या हो जाएगा? ई का आ हो जाएगा। ऊ के बाद कोई दूसरा स्वर आ जाता है, ऊ के बाद मान लो ई आ जाता है तो वह हो जाएगा। आ आएगा तो वह हो जाएगा। मतलब ये ऊ के बाद कोई दूसरा वर्ण, ये जैसे ऊ लिखा है, दो ऊ है, इनके साथ में यदि कोई दूसरा वर्ण आ जाए, दूसरा स्वर वर्ण आ जाए तो ऊ का क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। री का क्या हो जाएगा? री का र हो जाएगा और ली का ल हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए ई असमान स्वर या हो, ई के बाद यदि कोई दूसरा वर्ण आता है, दूसरा स्वर वर्ण आता है तो क्या हो जाएगा? ई का या हो जाएगा। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, यदि धन अपि, यदि के अंतिम वर्ण क्या है? ई है और यहाँ पर अ है। ई और अ, ई से असमान स्वर वर्ण है यहाँ पर, तो ई का क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। तो यदि धन अपि यद्यपि, ई के स्थान पर य हो जाएगा। निधन आय न्याय, यहाँ ई के बाद ई का स्थान क्या हो गया? य हो गया। आज जैसा ही है, जैसा था वैसा ही है। उसके बाद ई धन यादि इत्यादि। नदी धन अम्बु नद्यम्बु। मही धन एका महयेका। यहाँ पर सीधी सी बात है, यदि ई के बाद कोई दूसरा स्वर वर्ण आए तो ई का य हो जाता है, ई का य हो जाता है और ऊ का व हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ऊ के बाद मधुधन अरि, यहाँ पर ऊ है और यहाँ पर अ है, तो ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा? व हो जाएगा। तो मधुधन अरि है, मध्वरी है। यहाँ पर देखिए ऊ के जगह में क्या हो गया है? व हो गया है, अर्थात मधुधन अरि है, मध्वरी। सुधन आगतम, सुधन आगतम, ऊ के बाद आया है, ऊ के स्थान पर क्या हो गया है? व हो गया है। सुधन आगतम स्वागतम। गुरुधन आदेश गुरुवादेश, गुरुधन आदेश गुरुवादेश। वधुधन आज्ञा वधवाज्ञा। गुरुधन आगतौ गुरुवागतौ। वधुधन आदेश वध्वादेश। अब री के बाद असमान स्वर जो री है उसके बाद कोई दूसरा असमान स्वर आता है, उसका क्या हो जाता है? र हो जाता है। पितृधन उपदेशा, पितृधन उपदेशा। तो यहाँ री के स्थान पर क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। तो यहाँ पर र जो है तो त्र हो जाएगा, त्रि के जगह में त्र हो जाएगा। तो पितृपदेश, पितृधन उपदेशा, ये क्या हो जाएगा? पितृपदेश। मातृधन अंश मात्रंश। यहाँ पर इसका उच्चारण क्या है? मातृ, मातृ अंश, ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? मात्रंश, मात्रंश। मातृ आज्ञा मात्राज्ञा, मातृ आज्ञा मात्राज्ञा। उसके बाद ली, ली प्लस असमान स्वर क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। ली के साथ यदि असमान स्वर है तो
ली का ला हो जाएगा। जैसे ली धन ओजर, ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? लोजर। ली धन आकृति, लाकृति, अर्थात ली का क्या हो गया है? ला हो गया है। ली धन आकारा, लाकारा। इस तरह से आपको स्वर संधि के जितने भी नियम दिया गया है, नियम को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। पुनर्मिलामः। अगले कक्षा में हम स्वर संधि के और बाकी जो रूप बचे हैं, भेद बचे हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। पुनर्मिलामः।